everyone. I am Kameshwar Prasad from Kameshwar English Teaching. My dear learners, this video reveals the beginning of the second poem, Song of Myself, prescribed in the syllabus of the 12th of BSAV. प्यारे बच्चों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक महान अमेरिकन इंडिविजुअलिस्टिक पोएट वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा कंपोज किया गया है। यह एक सोशल पोएम है। इस कविता में कवि अपने आप को प्रकृति का एक एलिमेंट मानते हैं। जिस प्रकार प्रकृति अपने विभिन्न गुणों के माध्यम से, विभिन्न संपदाओं के माध्यम से सभी लोगों को, चाहे वह ऊंच हो नीच हो, छोटे बड़े अमीर गरीब, सभी को एक समान लाभान्वित करती है, उसी प्रकार कभी बिल्कुल विशुद्ध होकर प्रकृति के समान बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी धार्मिक विद्वेष के अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। इस कविता में कवि विभिन्न धार्मिक विश्वासों, विचारों के नाम पर फैली हुई विषमताओं को समाप्त करने के लिए एकता का गीत गाते हैं। The theme of the poem, इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है, थीम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक थॉट। वह इंडिविजुअलिस्टिक थॉट का रिफ्लेक्शन है। आप लोग बोलेंगे इंडिविजुअलिस्टिक थॉट क्या होता है? प्यारे बच्चों, इसकी पूरी डिटेल अभी हम आपको बताएंगे। एक्चुअली दिस पोएम गिव्स द मैसेज ऑफ वननेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एक्चुअली यह कविता मानव प्राणी के एकता का एक मैसेज प्रदान करती है। प्यारे बच्चों, हम इस कविता का पूरा डिटेल पढ़ने से पहले आपकी किताब में जो पोएट का इंट्रोडक्शन दिया गया है, जो पोएम के बारे में कुछ बातें कही गई है, उसको हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पर पहले पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे कि इंडिविजुअलिस्टिक थॉट क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म क्या होता है। तो चलिए पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ें। वाल्ट व्हिटमैन, प्यारे बच्चों, 1819 वाल्ट व्हिटमैन का द ईयर ऑफ बर्थ है, जबकि 1892 इनका द ईयर ऑफ डेथ है। अर्थात वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 1892 में हुई थी। तो वाल्ट व्हिटमैन दी पीपल्स पोएट, लोगों का कवि, लोक कवि, लोक कवि वाल्ट व्हिटमैन is perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced। हम इस लाइन का पूरा हिंदी समझेंगे तब तक हम जानेंगे इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर क्या होता है। इंडिविजुअलिस्टिक्स का मतलब व्यक्तिवादी, लिटरेरी फिगर साहित्यकार। तो ये व्यक्तिवादी साहित्यकार क्या होता है,
इसको समझने के लिए हम सबसे पहले अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म के बारे में जानेंगे कि ये अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म क्या होता है। एक्चुअली अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म इज द मोरल स्टैंड, पॉलिटिकल फिलॉसफी, आइडियोलॉजी और सोशल आउटलुक that emphasize the moral oath of the individual. Individualism thus involves the right of the individual to freedom and self-realization. Individualism, व्यक्तिवाद is the moral stance. व्यक्तिवाद एक नैतिक पोजीशन है, राजनीतिक दर्शन है, एक विचारधारा है, सामाजिक दृष्टिकोण है जो किसी व्यक्ति के नैतिक गुणों को जोर देके व्यक्त करता है। व्यक्तिवाद इस प्रकार व्यक्ति के अधिकार से संबंधित होता है, स्वतंत्रता की ओर उस अधिकार को, या सेल्फ रियलाइजेशन, स्वतः अनुभव के जो उनकी अधिकार है उसकी ओर इंडिविजुअलिज्म इशारा करता है। तो आई थिंक इंडिविजुअलिज्म का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। एक बार ब्रीफ में, इंडिविजुअलिज्म एक विचारधारा है सेल्फ रियलाइजेशन की ओर, स्वतः सोच की ओर, नैतिक सोच की ओर, एक पूर्णतः स्वतंत्रता की ओर। इस प्रकार की जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है ये इंडिविजुअलिज्म के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम बता रहे हैं कि इंडिविजुअलिज्म से यह एक एग्जेक्टिव बना इंडिविजुअलिस्टिक्स है। व्यक्तिवादी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास नैतिक दृष्टिकोण हो, जिसके पास सेल्फ रियलाइजेशन हो। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इंडिविजुअलिस्टिक्स लिटरेरी फिगर क्या होता है, व्यक्तिवादी साहित्यकार क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस लाइन का हिंदी समझेंगे। लोगों का कवि वाल्ट व्हिटमैन शायद सबसे अधिक व्यक्तिवादी साहित्यकार है जिसको अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड, जिसको अमेरिका ने कभी उत्पन्न किया। तो निसंदेह आप जरूर समझ गए होंगे कि वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन इंडिविजुअलिस्टिक साहित्यकार है। आपका यहां पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंडिया, नंबर सेकंड अमेरिका, नंबर थर्ड इंग्लैंड, नंबर फोर जर्मनी। योर आंसर इज नंबर टू अमेरिका। और अमेरिका का कैसे पोएट है, इंडिविजुअलिस्टिक्स है। तो एक बार फाइनल इसका हम हिंदी देख लें। वाल्ट व्हिटमैन दी पीपल्स पोएट, लोगों का कवि वाल्ट व्हिटमैन इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर। शायद वह सबसे अधिक व्यक्तिवादी साहित्यकार है जिसको अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड, जिसको अमेरिका ने कभी उत्पन्न किया। ही बिगैन, उन्होंने प्रारंभ किया वर्किंग, काम करना, ये वर्किंग जेरंड है। उन्होंने काम करना प्रारंभ किया एज अ कारपेंटर, बढ़ई के रूप में, बिफोर हिज 12th बर्थडे, अपने 12वीं वर्ष गांठ के पहले, यानी वह अभी 12 वर्ष के भी नहीं थे, तो उससे पहले ही वह बढ़ई के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिए।
ही आल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, उन्होंने प्रिंटर के रूप में भी काम किया। टीचर, एक शिक्षक के रूप में भी काम किए। एडिटर, संपादक के रूप में भी काम किए। एंड वाज वॉलंटियर नर्स, ये वॉलंटियर नर्स स्वैच्छिक सेवक होता है। एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर, और सिविल वॉर गृह युद्ध होता है, और गृह युद्ध के दरमियान वह स्वैच्छिक सेवक भी थे। उन्होंने प्रिंटर के रूप में, शिक्षक के रूप में, एडिटर के रूप में काम किए तथा अमेरिकन गृह युद्ध के दरमियान एक स्वैच्छिक सेवक भी थे। विटमैन्स पोएट्री, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास, इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम। प्यारे बच्चों, इस लाइन को समझने से पहले हम इसका समरी के रूप में इसको समझें। वाट विटमैन की जितनी भी कविताएं हैं, उनका उस कविता के संग्रह को लीव्स ऑफ ग्रास कहा गया है। अर्थात लीव्स ऑफ ग्रास से टाइटल के अंतर्गत उनकी कविताओं को संग्रहित किया गया है, और उनकी जितनी भी कविताएं हैं वो रिदम से बिल्कुल स्वतंत्र थे। उन कविताओं में राइम का भी अभाव था। आप लोग जरूर जानते होंगे राइम। यदि कविता के दो पंक्ति के अंतिम शब्दों का साउंड एक तरह निकले तो वह राइम कहलाता है। जैसे ज्वाय ट्वाय, ये ज्वाय ट्वाय वाई वाई एक तरह का साउंड निकल रहा है। बीट सीट, ये बीट और सीट एक तरह का टीटी करके साउंड निकल रहा है, इसको राइम बोलते हैं। जब हम आपके सिलेबस का पोएम नंबर 3 पढ़ाएंगे तो वह बहुत ही एक सुंदर राइम में रची गई है। W.H. वार्डन उसको रचे हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट। ये फास्ट और लास्ट इस प्रकार जो अंतिम दो शब्दों के, अंतिम लाइंस के दो शब्दों का एक तरह का साउंड निकला, फास्ट एंड लास्ट, ये राइम कहलाता है। न एक बार फिर से देख ले, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेज टू द ग्रेव आर गॉन, प्राम गॉन रोलिंग ऑन। तो ये जो अंतिम दो लाइन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेज टू द ग्रेव आर गॉन, प्राम गो रोलिंग ऑन, ये जो गॉन ऑन है, इस तरह की कविता का रचना को राइम बोलते हैं। तो हम यहां पर एक बार फिर से क्लियर कर दें, वाट विटमैन की जो कविता है जिसको लीव्स ऑफ ग्रास में संग्रहित की गई है, ये कविताएं राइम से बिल्कुल अभाव है, इनमें रिदम की बिल्कुल स्वतंत्रता है। तो अब हम इस लाइन का हिंदी देखें। विटमैन की कविता ऑल ऑफ विच, जिसमें सभी, इज कलेक्टेड, जिसमें सभी को संग्रहित किया गया है, इन दी लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास में, इज नोन, जानी जाती है, फॉर इट्स फ्री रिदम्स, अपने स्वतंत्र रिदम्स के लिए, एंड लैक ऑफ राइम, और राइम के अभाव के लिए। तो जरूर आप लोग समझ गए होंगे कि विटमैन की कविता जिसमें से सभी को लीव्स ऑफ ग्रास में संग्रहित की गई है, वह रिदम के स्वतंत्रता के लिए और राइम के अभाव के लिए जानी जाती है। विटमैन फर्स्ट पब्लिश इट एज हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। प्यारे बच्चों, विटमैन ने सबसे पहले पब्लिश किया। इट माने इसी का मतलब अपने कविता के संग्रह को, लीव्स ऑफ ग्रास को, विटमैन सबसे पहले इसे पब्लिश किया एट हिज ओन एक्सपेंस,
अपने ही खर्च पर इन 1855 1855 में विटमैन 1855 में अपने ही खर्च पर लीव्स ऑफ ग्रास को सबसे पहले पब्लिश किया। हाउएवर वैसे दी फ्री फॉर्म ऑफ पोएम्स एंड जॉयफुल डेडिकेशंस टू द importance of individual were not well received at first। तो इसका हिंदी देखें। सबसे पहले हाउएवर मैंने वैसे दी फ्री फॉर्म ऑफ पोएम्स, कविता का स्वतंत्र रूप, इन्होंने जो लीव्स ऑफ ग्रास के अंतर्गत जितनी भी कविताएं लिखे थे उन कविताओं का जो फॉर्म था रूप बिल्कुल स्वतंत्र था। एंड जॉयफुल डेडिकेशन, और उनका पूरी तरह से पूरे हृदय से समर्पण था, डेडिकेशन था टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति के महत्व की ओर, वो इंडिविजुअल के महत्व की ओर वो पूरी तरह से समर्पित थे, इंडिविजुअल के महत्व की ओर पूरी तरह से समर्पित, तथा कविताओं के स्वतंत्र रूप वर नॉट वेल रिसीव्ड, अच्छी तरह से रिसीव नहीं किया गया, अच्छी तरह से नहीं अपनाया गया एट फर्स्ट, सबसे पहले। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ कि वाट विटमैन ने जितनी कविताएं लिखी उसका स्वतंत्र रूप था और इंडिविजुअल के महत्व की ओर वह समर्पित था, इसलिए उनकी इस थॉट को लोगों ने अच्छी तरह से रिसीव नहीं किया बल्कि उनको रिजेक्ट कर दिया। वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन हिज जॉब, वास्तव में हिज कलेक्शन, उनका संग्रह, ऑफ पोएम्स, कविताओं का, वास्तव में कविताओं का उनका संग्रह कॉस्ट का मतलब यहाँ पर लगभग खत्म सा कर दिया विटमैन को ही जॉब, उनके जॉब से। उनकी जितनी भी कविताओं की कलेक्शन थी उसके उनका जॉब भी प्रभावित हुआ। एज, क्यों प्रभावित हुआ उनका जॉब? एज माने क्योंकि यासुकी इट वाज टेकन, इसे लिया गया था टू बी ऑब्सीन माने पर फुहर होता है, गंदा होता है, क्योंकि इन कविताओं को ऑब्सीन माना गया था। एक बार फिर से देखो, उन्होंने जितनी भी कविताएं, वाट विटमैन ने जितनी भी कविताएं लिखी उन सभी कविताओं का भी बोले फ्री फॉर्म था, जॉयफुल डेडिकेशन था, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल की ओर, अतः उनकी कविताओं को लोगों ने रिसीव नहीं किया। एक्चुअली जो उनकी कविता का कलेक्शन था उनसे उनका जॉब भी प्रभावित हुआ, यहाँ पर कॉस्ट में प्रभावित होना जॉब को भी प्रभावित किया, क्योंकि उसे का मतलब इस कलेक्शन को, लीव्स ऑफ ग्रास को ऑब्सीन माना गया था। इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशन, 1881 में बहुत सारे एडिशन के बाद, 1881 में लीव्स ऑफ ग्रास अंततः फाउंड ने पाया, अब पब्लिशर, अंततः एक पब्लिशर को पाया, विलिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इच्छा करते हुए या इच्छा करने वाले, टू प्रिंट इट, इसे प्रिंट करने का, अनसेंसर्ड ने बिना किसी रुकावट का। हालांकि वाट विटमैन अपने ही खर्चों से ये अपनी कविता को पब्लिश किए, लेकिन 1881 में बहुत एडिशन के बाद लीव्स ऑफ ग्रास को अंततः एक पब्लिशर, एक संपादक मिल ही गया। लीव्स ऑफ ग्रास अंततः एक पब्लिशर पा लिया, ऐसा पब्लिशर जो इच्छा कर रहा था इसे प्रिंट करने का बिना किसी रुकावट के, इसे प्रिंट करने की इच्छा करने वाला एक पब्लिशर को लीव्स ऑफ ग्रास अंततः 1881 में पा लिया, काफी एडिशन के बाद। ट्रांसलेशन ऑफ हिज कलेक्शन वर इंथ्यूजियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। तो प्यारे बच्चों, ट्रांसलेशन ऑफ हिज दिस कलेक्शन, इस कलेक्शन का
इस संग्रह का अनुवाद वर इंथ्यूजियास्टिकली रिसीव्ड उत्साहवर्धक तरीके से अपनाया गया इन यूरोप में। इनकी कविताओं का जो कलेक्शन था, इसका कलेक्शन की अनेकों भाषाओं में अनुवाद हुई और यूरोप में उनकी कविताओं के कलेक्शन के अनुवाद को इंथ्यूजियास्टिकली उत्साहपूर्वक तरीके में रिसीव किया गया, अपनाया गया। बट लेकिन विटमैन रिमेन रिलेटिवली अनअप्रिशिएटेड इन अमेरिका। लेकिन विटमैन रिमेन्स बने रहे थे रिलेटिवली बिना प्रशंसा के इन अमेरिका में। लेकिन विटमैन अमेरिका में बिना प्रशंसा के रहे। तो इसका फिर से देख लो, इनके कलेक्शन का ट्रांसलेशन इंथ्यूजियास्टिकली रिसीव्ड किया गया। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है। उत्साहपूर्वक तरीकों में इनके कलेक्शन के ट्रांसलेशंस को यूरोप ने अपनाया, लेकिन विटमैन अमेरिका में पूरी तरह से बिना प्रशंसा के रहे। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, यह केवल उनके मृत्यु के बाद था। इट वॉज, यह था, ओनली मैंने केवल, आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु की केवल यह बात था, यानी कि ही कुड विन अप्रिसिएशन, वह प्रशंसा को जीत सके, यानी पाए इन अमेरिका में फॉर हिज ओरिजिनल, अपने शुद्ध एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन, अपने शुद्ध और नवीन अभिव्यक्ति के लिए, ऑफ अमेरिका इंडिविजुअलिज्म, अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म के। प्यारे बच्चों, अभी हम बताए हैं कि अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म क्या होता है। तो इसका एक बार फिर से, वाट विटमैन, पूरे यूरोप में इनकी कलेक्शन के अनुवाद को रिसीव किया गया, लेकिन वह अमेरिका में बिना प्रशंसा के रहे। जब उनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के उपरांत वह अमेरिका में प्रशंसा पाए अपने शुद्ध और अपनी नवीन विचारधारा के लिए। तो एक बार फिर से देख लो, यह केवल उनके मृत्यु के बाद था कि उन्होंने अमेरिका में प्रशंसा को जीते, अपने शुद्ध और नवीन अभिव्यक्ति के लिए, अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म के। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ, यहाँ पर वक्त माने कृतियाँ, उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ इंक्लूड, शामिल करता है, लीव्स ऑफ ग्रास जिसकी अभी जिक्र हुई, जो 1855 में पब्लिश हुई थी, एंड ड्रम टैप्स, ये उनकी दो महत्वपूर्ण कृतियों पोएम का कलेक्शन है, जिसके लिए इन्हें जाना जाता है वाट विटमैन को। तो इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ शामिल करता है लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स को। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके रेनबो सेकंड की बुक में जो वाट विटमैन की इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसका आप लोग ब्रीफ समझे। इसको आप 2-3 बार पढ़ के सुनना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो हम अगले वीडियो में हम पोएम को विस्तार से आपको पढ़ाएंगे। इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का क्या आश्रय है हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से इन सभी बातों को पढ़ें। ओके, नाउ टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।